तो सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। साहिल देव, लंच टाइम में स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। लंच टाइम की आज शुरुआत करेंगे ज्ञानवापी से। कल दोपहर वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला सुनाया और ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत भी दे दी गई। उसके बाद व्यास तहखाने के बाहर बुधवार देर रात से अचानक ही हलचल बढ़ने लगी और रात 10 बजे वाराणसी के जिलाधिकारी और डीआईजी ज्ञानवापी के परिसर में पहुंचे। इसके बाद यहां बैरिकेड हटाए गए और 30 साल बाद फिर से व्यास जी के तहखाने मंत्रों पर पूजा की घंटियों से गूंज उठी। रात 2 बजे पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी एक साथ बाहर निकले और बताया कि कोर्ट के आदेश का पालन किया गया है। अब ये 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर उस जगह की है जिस जगह को लेकर विवाद था। दूसरी तस्वीर कोर्ट के आदेश के बाद की है और तीसरी तस्वीर देर रात उस वक्त की है जब व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना की गई थी। जी तो देखिए, ज्ञानवापी पर आई कोर्ट के फैसले को हिंदू पक्ष की बड़ी जीत माना जा रहा है। हिंदू पक्ष कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की तुलना राम मंदिर का ताला खुलने के फैसले से कर रहा है। दरअसल जिस व्यास तहखाने में कोर्ट ने पूजा की इजाजत दी वो तहखाना नंदी भगवान के ठीक सामने है। व्यास जी तहखाने में पूजा के अधिकार को लेकर याचिका दायर की गई थी। ज्ञानवापी के इस तहखाने में 30 साल से पूजा नहीं हो रही थी। हिंदू पक्ष का ये दावा है कि 1993 तक वो लोग तहखाने में मौजूद प्रतिमाओं की नियमित पूजा करते थे, लेकिन 1992 में तत्कालीन सरकार ने उनके इस अधिकार को खत्म कर उन्हें पूजा के अधिकार से वंचित कर दिया था। वहां से पुजारियों को भी हटा दिया गया था। इसके बाद यहां पर सालाना माता श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी। मामले में हिंदू पक्ष का कहना है कि एसजी ने कोर्ट के आदेश का पालन किया। देर रात काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के पुजारी द्वारा मूर्तियां स्थापित करने के बाद शयन आरती की गई। उनके सामने अखंड ज्योति जलाई गई। सभी देवताओं की दैनिक आरती भी की गई। और यही नहीं, हिंदू पक्ष का ये कहना है कि अब नियमित तौर से यहां सुबह की मंगला आरती, भोग आरती, शाम की आरती, देर सूर्यास्त की शाम की आरती, शयन आरती भी की जाएगी। तो वहीं हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव ने व्यास तहखाने में पूजा अर्चना करने वाले पुजारी माधव दत्त त्रिपाठी के साथ बातचीत की है। सुनिए जरा। हमारे साथ डॉक्टर माधव दत्त पांडे मौजूद हैं जो अभी सुबह जा रहे हैं तहखाने में व्यास जी के पूजा पाठ के लिए। माधव जी, कैसी अनुभूति है? पहले तो मुझे बताइए कि कल शयन आरती रात में हुई है, अब आप जा रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए। आज हम जा रहे हैं, यह हर हिंदुओं के लिए गर्व का विषय है, हर सनातनियों के लिए यह सुप्रभात, धर्म सुप्रभात है। आज का जो दिन है हमारे इतिहास में, संस्कृति इतिहास में, धर्म के वृत्तांत में, यह जो काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर के उस पृष्ठ को हम एक काला समझते थे, लेकिन कल की संध्या ने, ऐसी कोर्ट की संध्या ने इतना सुंदर लिखावट लिखा है कि आज का प्रभात उस लिखावट को स्वर्णाक्षर में बदल दिया है। क्या प्रक्रिया रहेगी पूजा पाठ में? आप लोग क्या करने वाले हैं आज? वही षोडशोपचार से पूजन होगा, जैसे हम पूर्वत करते आ रहे थे वही पूजन करेंगे। आप पहले भी कर रहे हैं अपने 93 से पहले? नहीं, हम उसके पहले नहीं किए थे, यह हमारा दुर्भाग्य था, लेकिन अब करेंगे। अब तो सर्वप्रथम वहीं जाकर के करेंगे। और हमारी जो भारतीय सरकार है प्रशंसनीय है, ऐसी सरकार होनी चाहिए। अंदर क्या क्या रखा है? गए अभी तक अंदर? हमको जाने कहाँ दिया गया था अब तक। अब आज से अब तो आज से शुरुआत किए हैं। इसको मान करके हम घर पर ही रुद्राभिषेक किए थे बाबा विश्वनाथ को मान करके। अब आज जा रहे हैं। आम दर्शक या श्रद्धालु समझना चाहे कि पूजा अर्चना आप क्या करेंगे वहाँ पर तहखाने में जाकर, जो जहाँ पर आइडल्स रखे हैं, क्या होगा? सब पहले पाद्यार्घ आचमनीय, शुद्धोदक स्नान, पंचामृत से स्नान करा करके भगवान को वस्त्र यज्ञोपवीत आदि करेंगे, तिलक करेंगे, पुष्पमाला देंगे, धूप दीप जलाएंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे, आरती भी होगी एकदम जोर। लगातार चलती रहेगी? लगातार चलती रहेगी, दफा दिन शास्त्रवत चलती रहेगी। सुबह शाम तो चलनी ही है और मध्याह्न में भगवान का भोग लगेगा। शयन आरती रात में हुई है, उसमें क्या कुछ हुआ होगा? हाँ, वो भी जो है शयन आरती जो होगी वहाँ पर जो पूजा की प्रक्रिया है बाबा विश्वनाथ की वर्तमान में चढ़ी, सेम वही चलनी है, वही चलेगी। जो बाबा विश्वनाथ की प्रक्रिया है वही प्रक्रिया वही चलेगी। व्यास जी की जो परंपरा है, जो व्यास परिवार है, बहुत सुंदर लोग पूजा कराते आ रहे हैं और हमारी जो सरकार है बहुत सुनहरा मौका दिया हुआ है। तो अब क्या चाहिए हम लोगों के लिए? सौभाग्य का विषय। जी जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखते हैं हर हर महादेव हो रहा है और ये वो पंडित हैं, महंत हैं जो दिन में पूजा कराएंगे। काशी विश्वनाथ में भी यही पूजा कराते हैं और अब इनका एक और काम है। क्या?
वो व्यास का तहखाना जो सालों से बंद था वहां पूजा अर्चना होगी। प्रक्रिया बताई ठीक उसी तरीके से जिस तरह से बाबा विश्वनाथ की होती है, उसी तरीके से व्यास तहखाने में पूजा पाठ होगा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी। अब देखिए व्यास परिवार के जितेंद्र नाथ व्यास का इस मामले पर आखिर कहना क्या है। तो देखिए वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले आपने उन महंत को सुना जो काशी विश्वनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना कराते हैं, और अब व्यास तहखाने में भी वही पूजा कराएंगे। पद्धति वही रहने वाली है जैसे काशी विश्वनाथ की पूजा होती है। और अब सुनिए नाथ व्यास का क्या कुछ कहना है। तो हम लोगों को आज जो है बहुत खुशी हो रही है कि हमको जो फिर से अपने जो है पूजा करने का उस स्थान पर हमारे तहखाने में अपने अवसर मिला। ये बहुत खुशी की बात है। वो स्वयं भूलिंग का मंदिर है आदि विशेश्वर का। ये सब जो बोलते हैं वो ना मिथ्या है, झूठ बोलते हैं। जब मंदिर है तो मूर्तियां तो रहेंगी ही, और फिर स्वयं भूलिंग का मतलब क्या होता है? जो अपने से प्रकट हुआ हो, है ना। तो अगर आप तोड़ भी देते हैं ऊपर से तो भी नीचे वो जो है उनको आकृति मिलेगी। स्वयं भूलिंग का मतलब ये होता है कि अपने से प्रकट होना, है ना। तो मंदिर तो था ही, मंदिर है, मंदिर रहेगा हमेशा वो। अभी ऊपर से किसी चीज को ढक देंगे तो ऐसे थोड़ी होता है। स्वास्तिक बना हुआ है, कमल की आकृति बनी हुई है, और बहुत सी मूर्तियों की है उसमें आकृति। तो व्यास तहखाने में 30 साल बाद पूजा करके हिंदू पक्ष बेहद खुश है। पूजा करने के बाद वहां मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। आज एक बहुत ही अद्भुत दिन है बाबा का, जो आज रात में पूजा पाठ भी यहाँ हो गया कोर्ट के आदेश द्वारा कि 7 दिन में करना। 7वें दिन तो नहीं, पहले ही दिन बाबा का हमारे पूजा हो गया। ये हम लोग की बहुत बड़ी जीत है। इतना अच्छा दिन है जो 31 साल का जो रुका हुआ था पूजा, ब्याज का तखाना आज खुल गया, गेट लग गया। प्रशासन की बहुत तो हमारे योगी जी की बहुत बड़ी मेहरबानी है। आज बहुत अविस्मरणीय क्षण है और बाबा का तहखाना खुला। ब्याज जी को कोर्ट द्वारा परमिशन मिला है और भगवान के आरती के लिए, और कल रात को ही प्रवेश चालू हो गया है। हालांकि आम दर्शनार्थियों की अभी नहीं हुआ है, पुजारी लोग रात में आरती हुआ है, और बहुत सुंदर अविस्मरणीय क्षण। हम लोग रोज के रिविजन दर्शन वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज बाबा को वो भी हम लोग हासिल कर चुके। हमारे जो इष्ट है, इतने दिनों से हम लोग को जो इंतजार था कि मतलब कि ये सब सॉल्व हो जाए मैटर, और हम लोग उनके दर्शन कर पाए। मतलब इतने दिनों से दर्शन करते हुए भी मतलब ये था कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ अधूरा है, जो आज सब पूरा होते हुए दिख रहा है कि मतलब कि खुशी का कोई अंदाजा नहीं है। मैं प्रतिदिन लगभग हम सभी लोग यहाँ जितने लोग साथ में हैं, सभी लोग प्रतिदिन सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ मंदिर पर उपस्थित जाते हैं। बाबा का नित्य दर्शन करते हैं, इस पर दर्शन करते हैं, और इच्छा प्रत्येक दिन यही रहती है कि आदि विश्वेश्वर नाथ का दर्शन हो। उनके नीचे जो अभी कल का आदेश श्रीमान जिला जज ने किया, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से, और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की कि हमारे देव, हमारे आराध्य, उनके दर्शन पूजन का हमें अधिकार मिल रहा है हम सभी को। और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द सभी के लिए, आम जन के लिए भी वो दर्शन पूजा के लिए खुल जाए, और हम सभी उस का आनंद लें और उस आध्यात्मिक क्षण को जो है महसूस करें, प्रसन्न रहें। और मैं तो यही चाहूंगा कि जल्द से जल्द वो चीज खुल जाए, जल्द से जल्द। आज का दिन बहुत गौरवान्वित क्षण लग रहा है। हम रोम रोम पुलकित हो गया है। जैसे ही बाबा का दर्शन किए, हमको लगता है कि जो माननीय कल का फैसला जो माननीय डॉक्टर A.K. विश्वेश जी ने दिया था कि जो है ये जैसे फैसला दिया, वह फैसला हमको अभूतपूर्व लगा। उन्होंने आदेशित किया था विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट तत्काल जो है इसको जो है जो व्यास जी का तहखाना है उसको खोले और जनता के लिए उसको रास्ता मुहैया करे। हम लोग बाबा का दर्शन करने गए, दर्शन कर लिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा ही गौरवान्वित क्षण है। अभी अब बाबा का उद्धार अभी बाकी है। अभी मतलब हम लोग को ज्ञानवापी मंदिर अभी लेना है। अभी हमारा पूर्ण प्रतिज्ञा नहीं हुई है। ASI की रिपोर्ट से साबित हो गया है कि ये हमारा ज्ञानवापी मंदिर है, जिसको मस्जिद कहते हैं, लेकिन ये हमारा मंदिर है। अब इनको खुशी खुशी मस्जिद छोड़ देनी चाहिए। हम लोग का तो लक्ष्य है बाबा को मुक्ति करना, माँ श्रृंगार गौरी जिसके लिए हम लोग इतना मुकदमा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं हम लोग, वो हमारे ज्ञानवापी मंदिर के अंदर हैं।
अब अंदर हम लोग खोजेंगे। ज्ञानवापी परिसर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। पुलिस के साथ साथ रैपिड रिस्पांस फोर्स की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। देखिए, खुल गए कपाट, हट गई बेड़ियां, शुरू हुआ पूजा पाठ। कोर्ट, बनारस कोर्ट के ऑर्डर के चंद घंटों बाद बड़ी बैठक और उसके बाद बड़ा निर्णय और लेट नाइट एक्शन। और खबर क्या, व्यास तहखाना जिसके दरवाजे पिछले 30 सालों से लगभग बंद थे वो खुले, बैरिकेड हटाए गए, श्रद्धालुओं के लिए रास्ता बनाया गया और पूजा अर्चना भी रात में हो गई। ये परिसर है काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स का। इस ओर आप देखेंगे तो ऐतिहासिक काशी विश्वनाथ है और इस ओर के थोड़ा इस तरफ आएंगे तो आपको ज्ञानवापी मस्जिद नजर आएगा। ये तस्वीर काशी विश्वनाथ मंदिर की और ये अगली तस्वीर ज्ञानवापी मस्जिद की। वो ज्ञानवापी मस्जिद के गुंबद और ये सिक्योरिटी पुलिस फोर्स। हालांकि नियमित पूजा अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बाद डीएम वाराणसी लगभग 2:30 बजे निकलते हैं और इस जिस गेट को हम आपको दिखा रहे हैं ठीक यहीं से पुलिस फोर्स के साथ निकलकर ऐलान करते हैं, बताते हैं कि कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस किया गया है, यानी कोर्ट के ऑर्डर का पालन किया गया है। कोर्ट का ऑर्डर क्या? कोर्ट का ऑर्डर ये कि बैरिकेड हटाएं, रास्ता बनाएं, पूजा पाठ दोबारा शुरू करवाएं। तो इस ऑर्डर का कंप्लायंस हो गया है। अब इंतजार है यहाँ के श्रद्धालुओं को केवल उस पल का जब उस स्थल पर जो 1993 में जकड़ दिया गया था बेड़ियों से, वहां पर दोबारा नियमित तौर पर पूजा कब किस वक्त से शुरू होती है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी। तो वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला सुनाया और ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत दे दी है। साथ ही जिला अदालत ने 7 दिन के भीतर पूजा का अधिकार बहाल करने के लिए प्रशासन को आदेश दिया। यानी कोर्ट इस फैसले के बाद व्यास जी के तहखाने अब रोजाना पूजा अर्चना की जाएगी, जो कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से करवाई जाएगी। बिल्कुल, व्यास जी के तहखाने के बारे में अगर विस्तार से बात करें तो व्यास जी का तहखाना ज्ञानवापी परिसर में दक्षिण दिशा में स्थित है, जो ज्ञानवापी मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर पर है। देखिए, इस तहखाने में पूजा सामग्री और कई प्राचीन मूर्तियां मौजूद हैं। व्यास परिवार ने 1993 तक तहखाने में पूजा पाठ किया था, यानी कि दिसंबर 1993 तक तहखाने में पूजा पाठ होती थी, लेकिन दिसंबर 1993 के बाद पुजारी को प्रवेश करने से रोक दिया गया। लिहाजा तहखाने में होने वाले राग भोग संस्कार भी रुक गए। देखिए, इसके बाद हिंदू पक्ष ने अदालत से अनुरोध किया कि तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति मिल जाए और अदालत ने सभी साक्ष्य को देखते हुए व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति दे दी। बिल्कुल, वहीं कल वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला सुनाया और ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत दे दी। साथ ही जिला अदालत ने 7 दिन के भीतर पूजा का अधिकार बहाल करने के लिए प्रशासन को आदेश दिया। लेकिन आदेश के कुछ ही वक्त बाद जिस तरीके से पूजा पाठ हुई, उससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट हमारी देखिए। 30 साल बाद पूजा का अधिकार मिला तो हिंदू पक्ष खुशी से झूम उठा। वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले से उत्साहित हिंदू पक्ष ने बाबा विश्वनाथ का जयकारा लगाया। व्यास जी के तहखाने में पूजा की खुशी उनके चेहरों पर नजर आई। इससे पहले ज्ञानवापी केस की सुनवाई कर रहे जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने आज अपने फैसले में हिंदू पक्ष को पूजा पाठ की इजाजत दी और जिला प्रशासन को व्यास तहखाने में पूजा के लिए प्रबंध करने का आदेश दिया, जिसके लिए प्रशासन को 7 दिनों का समय दिया गया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक व्यास जी के तहखाने में ये पूजा पाठ रोजाना होगी, जो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से करवाई जाएगी और सभी को पूजा का अधिकार होगा। व्यास जी का तहखाना ज्ञानवापी परिसर में मौजूद मस्जिद के नीचे है, जहां नवंबर 1993 तक सोमनाथ व्यास का परिवार पूजा पाठ करता था, जिसे तब की राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर
बंद करवा दिया था। यानी नवंबर 1993 के बाद से व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ बिल्कुल बंद है, जिसे शुरू कराने को लेकर हिंदू पक्ष को 30 साल तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। हिंदू पक्ष के मुताबिक वाराणसी कोर्ट के इस फैसले के बाद नंदी के सामने से व्यास जी तहखाने में जाने का रास्ता बनाया जाएगा। कोर्ट के इस फैसले पर मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के अपने सवाल हैं। इनके वकील फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। एएसआई को ज्ञानवापी में हिंदू मंदिर के अवशेष मिले हैं। ऐसे में व्यास तहखाने में 3 दशक बाद पूजा की शुरुआत कई मायनों में अहम है। पूजा के अधिकार को हिंदू पक्ष अपनी जीत मान रहा है, क्योंकि इसी आधार पर ज्ञानवापी से जुड़े दूसरे मामलों में हिंदू पक्ष को उम्मीद नजर आ रही है। वाराणसी से रोशन जायसवाल और समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए 10 फरवरी के बाद वीआईपी लोग अयोध्या में रामलला के दर्शनों के लिए आ सकते हैं। इन विशिष्ट दर्शनार्थियों के लिए अलग से व्यवस्था भी की जा रही है ताकि वीआईपी मूवमेंट के तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला सुनाया है और ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार मिल गया है, उसकी इजाजत दे दी गई है। साथ ही साथ जिला अदालत ने 7 दिन के अंदर पूजा का अधिकार बहाल करने के लिए प्रशासन को भी आदेश दिए हैं। तो देखिए 30 साल बाद व्यास तहखाने में ये बड़ा फैसला सुनाया गया है और अब पूजा पद्धति जो है वो सेम तरीके से की जाएगी। दिन में ये आदेश आया और 30 साल बाद व्यास तहखाने में अब घंटियों की गूंज आपको सुनाई देगी। बिल्कुल, काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने मूर्तियां लगाकर वहां पर पूजा पाठ की है। हालांकि इस पर अपनी अपनी दलील है हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की। मुस्लिम पक्ष का इसमें कहना है कि हम सीधे हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें हिंदू पक्ष की ओर से समय नहीं दिया गया, क्योंकि कोर्ट सुबह 11 बजे खुलता है और उससे पहले ही जब डीएम और डीआईजी रात 2 बजे वहां पर पहुंचे तो उसके बाद से वहां पर पूजा पाठ की जो पूरी पद्धति है काशी विश्वनाथ की वो वहां पर शुरू हो गई। तो इन सबके बीच में हिंदू पक्ष का कहना है कि हमारी अभी आधी जीत हुई है, अभी पूरी जीत होना बाकी है और अपनी अपनी दलीलें दोनों पक्ष की ओर से। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल वहीं से जुड़ गए हैं। रोशन, एक बार तो पूरा मुद्दा और पूरा मसला जरा समझा दीजिए कि अभी दोनों पक्षों की दलीलें क्या क्या है, क्या क्या अपडेट आया है। जी देखिए, जहां एक और हिंदू पक्ष साफ तौर पे पहले ही कह चुका है कि मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी जहां भी मिलना चाहेगा, जिस तरह मिलना चाहेगा कोर्ट में, वो उसका जवाब देंगे और वो तैयार भी रहेंगे। और उनका साफ कहना था कि देखिए अभी हम देख सकते हैं तस्वीरें भी अभी भी अंदर यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 के अगर बाहर की बात करें तो पुलिस कमिश्नर यहाँ से होते हुए बाहर निकल रहे हैं और निश्चित तौर पर अभी भी जो कार्रवाई है, जो बैरिकेटिंग को हटाने की बात थी और पूजा वो तो शुरू हो गई, लेकिन पुलिस की गश्त लगातार यहाँ पर बनी हुई है। अगर तस्वीरें आप देख सके तो यहाँ पर जो बनारस के आला पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं इसी विश्वनाथ मंदिर के गेट से। और देखिए जहां तक बात की जाए कि मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष का क्या कहना है, तो हिंदू पक्ष पहले ही ये बोल चुका है कि हम हर जगह पे मिलने के लिए तैयार है। अगर वो कोर्ट पे मिलना चाहेंगे तो हम उसका जवाब कानूनी तरीके से बिल्कुल देंगे। तो वहीं जो मुस्लिम पक्ष है उनका कहना है कि इस तरह का जो फैसला हुआ है वो फैसला हुआ है लेकिन न्याय नहीं है और इसके खिलाफ रोशन अपनी अपनी दलीलें हैं दोनों पक्षों की ओर से इस पूरे मामले की शुरुआत से ही। लेकिन आप मुझे जरा ये बताएं कि आज पूजा पाठ वहां पर किस तरीके से होगा, कौन कौन अंदर जा सकता है, क्योंकि आम लोगों के जाने की तो इजाजत वहां पर है नहीं, तो कैसे वहां पर पूजा पाठ हो रही है उसके बारे में सब बताएं। जी देखिए, बिल्कुल जो पूजा पाठ हुई है वो कल की अगर बात करें, कल से शुरुआत करें तो रात लगभग 12 बजे जो लोग पूजा गए थे कराने, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पे
विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को दे दी थी कि वो तय करेगा कि पूजा कराने कौन लोग जाएंगे, कौन सी टीमें रहेंगी और किन किन लोगों को रोका जाएगा या किन किन लोगों को जाने की अनुमति दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर रात को 12 बजे पुजारी गए और उन्होंने पूजा कराई, जिसको काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने नियुक्त किया था। सबसे पहले जो बताया गया कि षोडशोपचार पूजन हुआ, जिसमें गंगा जल से जो वहां पर तहखाने में मिली मूर्तियां थी, जिसमें शिवलिंग 2-3 शिवलिंग बताए जा रहे हैं, साथ ही साथ हनुमान जी की मूर्ति बताई जा रही है, गणेश जी की मूर्ति बताई जा रही है और कुछ देवियों की भी मूर्ति बताई जा रही है जो वहां पे पाई गई थी। उसका वहां पर गंगा जल से अभिषेक हुआ है, उसकी शुद्धि हुई है। फिर उसके बाद पंचगव्य से भी उसको स्नान कराया गया है। फिर धूप, फल, जो फल है, फूल है, नैवेद्य है, ये चढ़ाया गया है कल रात की अगर बात करें। और फिर उसके बाद वहां पर आरती हुई है। लगभग 12 बजे से 12:30 बजे तक यह पूजा वहां पर कराई गई है और सबको निकलते निकलते, जैसा कि पहले बताया है कि 2 बज गया था। और ऐसा नहीं है कि अब जो नित्य पूजा होनी है वो चारों पहर की होगी, बल्कि अभी बताया जा रहा है कि सिर्फ सुबह और शाम की ही दोपहर में ये पूजा होगी। और इसको कराने की जिम्मेदारी, जैसा कि कल विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से तय किया गया था, पुजारियों को नियुक्त किया गया था, उसी तरह आज भी वही पुजारी जा सकेंगे, वही लोग जा सकेंगे जिसको विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट या वाराणसी जिला प्रशासन, पुलिस अगर नियुक्त करेगा। तो मुझे ये बताइए कि आम लोगों के लिए जिनका इंतजार है कि वो कब वहां पर जा पाएंगे, पूजन दर्शन कर पाएंगे, वो इंतजार कब खत्म होगा? जी देखिए, बिल्कुल आम लोगों की बहुत इच्छा है कि वो उस जगह पे जा पाए। व्यास तहखाने में जहां पर वो पूजा पाठ होती चली आ रही है, 93 के बाद से वो बंद कर दी गई है। तो आम लोगों को लेके ये एक जिज्ञासा जरूर है। और लेकिन पुलिस प्रशासन किसी भी तरह की चूक या किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए, जब तक पूरी तरह से माहौल शांत नहीं हो जाता, सब कुछ सामान्य नहीं हो जाता, तब तक आम लोगों को वहां पहुंचने से रोके जाने की बात निकल कर आ रही है। जैसे ही परिस्थितियां सामान्य होगी, थोड़ा सा तनाव कम होगा, वैसे ही आम लोगों को भी वहां पे दर्शन पूजन मिलना संभव हो सकेगा। रोशन, मुझे एक चीज बताएं कि अभी आम लोग वहां नहीं जा पा रहे हैं, भले ही पूजा की जो अनुमति है वो दे दी गई है, लेकिन मुस्लिम पक्ष के भी अपने दावे हैं, मुस्लिम पक्ष भी हाई कोर्ट जाने की बात कह रहा है। तो क्या कोर्ट की किसी दलील का इंतजार भी किया जाएगा? ASI रिपोर्ट आने के बाद तो बहुत सारी चीजें साफ हो गई हैं, लेकिन कोर्ट का रुख भी स्पष्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी देखिए, बिल्कुल जैसा कि मैं आपको पहले की बात याद दिलाऊं तो ठीक ऐसा ही एडवोकेट कमीशन के दौरान हुआ था। जैसे ही आदेश आया था एडवोकेट कमीशन कराने का यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज की तरफ से, वैसे ही आनंद फानन में लगातार मैराथन बैठकों का दौर शुरू हो गया था। और अगले दिन सुबह ही यहाँ पर एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई मंदिर प्रशासन, जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस के सहयोग से शुरू करा दिया गया था, ताकि किसी तरह का जो र्यूमर है उसको फैलने से के पहले या किसी तरह का जो विघ्न है उसको पढ़ने से पहले ही जो कोर्ट का जो आदेश है उसका अनुपालन कराना शुरू कर दिया जाए। तो जैसा कि पिछली बार एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई एकदम अर्ली मॉर्निंग कहा जाए तो तब शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार क्योंकि मामला दूसरा है और काफी तनाव पैदा हो सकता था, आसपास का जो इलाका है वो मुस्लिम बाहुल इलाका भी है और मिश्रित आबादी के लोग भी यहाँ पे रहते हैं, हिंदू मुस्लिम काफी मिलजुल कर रहते हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने ये तय किया कि बैठकों को करने के बाद वो रात को यहाँ पर आए, करीबन 4-5 घंटे अंदर सारे अधिकारी यहाँ वाराणसी के जिला अधिकारी रहे, पुलिस कमिश्नर रहे, साथ ही साथ वो CRPF के कमांडेंट थे और मंदिर प्रशासन के भी अधिकारी थे, वो यहाँ पर लगातार बने रहे। और एकाएक जब वो निकलकर बाहर आते हैं तो उन्होंने ये बताया कि अंदर। चलिए रोशन, इस पूरी बातचीत के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए 10 फरवरी के बाद VIP लोग जो हैं अयोध्या में रामलला के दर्शनों के लिए आ सकते हैं। इन विशिष्ट दर्शनार्थियों के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है ताकि VIP मूवमेंट जो होता है उसके दौरान आम श्रद्धालुओं को कोई भी तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो। व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए ट्रस्ट ने एक खास समिति भी बनाई थी। इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर व्यवस्था से जुड़े कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। श्री राम राम जय राम राम श्री राम 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 श्री राम। बालक राम की एक झलक पाने अपने आराध्य की अनुपम छवि निहारने देश भर से भक्तों की भीड़ अयोध्या खिंची चली आ रही है। लाखों भक्त रामलला के दर्शन कर रहे हैं, अपनी बरसों पुरानी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। इतनी भीड़ के बाद भी इतना बढ़िया करके दर्शन हो रहे हैं
कि हम लोग बहुत अभिभूत है। हम लोगों के वहाँ पे आंसू निकल आए प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद। सभी लोग धन्य हो गए दर्शन करके। ऐसा अंदर ऐसा माहौल था कि बस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं सभी के। जैसे ही हम लोगों ने प्रवेश किया, मन को इतना शांति का अनुभव हुआ जैसे कोई अद्भुत अलौकिक शक्ति वहाँ पर विराजमान है। और ऐसा प्रतीत ही नहीं हुआ कि रामलला से हमें कुछ कहने की आवश्यकता है। साक्षात मूर्ति देख के ये प्रतीत होता है कि वो हमारे मन की बात को स्वतः ही समझ रहे हैं। प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है और हर संभव कोशिश कर रहा है ताकि राम भक्त अपने आराध्य के सहज और सुलभ दर्शन कर पाएं। 11 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या आ सकते हैं, लेकिन 10 तारीख तक सारे वीआईपी जो मूवमेंट थे वो सब रोक दिए गए हैं और सबसे पहले ध्यान दिया जा रहा है कि श्रद्धालु सुगमता से अपने आराध्य के दर्शन कर पाएं। 10 तारीख तक अयोध्या में वीआईपी दर्शन पर रोक है, लेकिन इसके बाद एक समानांतर व्यवस्था तैयार की जा रही है ताकि वीआईपी मूवमेंट के बावजूद राम भक्तों को कोई कठिनाई न हो और वो आसानी से रामलला के दर्शन कर पाएं। कोई भी वीआईपी के आने से किसी आम श्रद्धालु को कोई असुविधा ना हो, इसके हमने प्रबंध किए हैं। समानांतर व्यवस्था बनी रहेगी जिससे कि किसी को, जो हमारे लोग आ रहे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की, राम भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए हम लोगों ने अपनी तरफ से सभी प्रयास कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भक्तों की तादाद यहाँ और बढ़ेगी, लिहाजा क्राउड मैनेजमेंट और दूसरी व्यवस्थाओं पर लगातार मंथन किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी जिसने तिरुपति बालाजी समेत देश के प्रतिष्ठित मंदिरों की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया। इस कमेटी ने ट्रस्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। माना जा रहा है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर आने वाले समय में श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट श्रद्धालुओं की व्यवस्था को लेकर कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है। जहाँ पर हर वक्त लाखों लोगों की भीड़ होती है, उसकी व्यवस्था अध्ययन करके उसके ऊपर पूरी कार्य योजना तैयार की गई। पुलिस प्रशासन भी हर दिन व्यवस्था का आकलन कर रहा है और सुविधाओं और सिस्टम को बेहतर बनाने में जुटा है ताकि अयोध्या आ रहे भक्तों को आध्यात्मिक यात्रा के दौरान यहाँ की अद्भुत आवभगत का भी एहसास हो। बनबीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात बर्फ से ढकी पहाड़ियों की। आजकल हिल स्टेशंस पर सैलानियों को शानदार सौगात मिल रही है। बर्फ से वादियां गुलजार हैं। गुलमर्ग, शिमला, धर्मशाला और अनंतनाग में जहां देखो हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। आसमान से गिरती बर्फ ने मौसम को ठंडा भी कर दिया है, लेकिन इन खूबसूरत नजारों को देखने के लिए सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। गुलमर्ग, शिमला, धर्मशाला और कांजीगुड़ की ये तस्वीरें, हर तरफ आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी और इसका इंतजार पर्यटक लगातार कर भी रहे थे। साथ ही साथ कारोबारियों के चेहरे भी खिले हैं क्योंकि पर्यटकों से ये पहाड़ी इलाके गुलजार हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बारामूला और बनिहाल के बीच के रेलवे ट्रैक का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। इस वीडियो में एक ट्रेन बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच से गुजर रही है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। ट्रेन पूरी रफ्तार के साथ चल रही है। तस्वीरों से ये साफ है कि कश्मीर घाटी का नजारा पूरी तरह से बदल गया है। जहां तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ दिखती है। आसमान से गिरती बर्फ की रेशम नरम फुहारों ने इस नजारे को और भी दिलकश बना दिया है। मौसम ने यहां ऐसी करवट ली कि उसकी खूबसूरती निहारने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। बर्फ की सफेद चादर में ढकी कश्मीर की वादियों को देखकर किसी शायर ने यूं ही नहीं कहा था कि दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। लंबे इंतजार के बाद हुई बर्फबारी से कश्मीर घाटी की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। यहाँ डोडा का नजारा देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध नजर आ रहा है।
स्विट्जरलैंड और यूरोप की सुंदरता को आईना दिखाती यहाँ की खूबसूरती सैलानियों को दीवाना बना रही है। एक परफेक्ट धूप निकल चुकी है डोडा में, बट अपर रीचेस में कल रात को स्नोफॉल हुई और लोअर रीचेस में बारिश हुई है। एक अच्छा मौका है, हम काफी देर से इसका इंतजार कर रहे थे। बर्फ, बर्फ और बर्फ, जिधर भी नजर पहुंचे चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। बर्फ की सफेद चादर के बीच गुलमर्ग में सड़क तो मानो एक बारीक लकीर की तरह नजर आती है। चिनार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से टकराकर घनघोर बर्फीले बादल ऊपर से नाजुक रुई सी कतरन जमीन पर गिरा रहे हैं। छुट्टियां मनाने पहाड़ों पर पहुंचे सैलानियों के लिए ये नजारा रोमांच से भर देने वाला है। बर्फबारी के बीच सड़कों पर सैलानियों का आवागमन बिना किसी बाधा के चलता रहे, प्रशासन ने इसके लिए भी इंतजाम किए हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में स्नोफॉल के बाद चौकी बल रोड से बर्फ हटाने का काम जारी है। कश्मीर घाटी में मौसम फिलहाल पर्यटकों पर मेहरबान बना रहेगा, यानी बर्फबारी का दौर अभी यूं ही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मनाली हो, मंडी हो या चंबा, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी जारी है। सैलानी खूबसूरत मौसम का जमकर मजा ले रहे हैं। यहां के कारोबारी और बागवान भी खुश हैं। सीजन की पहली बर्फबारी ने यहां के पर्यटन उद्योग और किसानों को नई ऊर्जा से भर दिया है। मनाली में सैलानियों के मन की हो रही है। आसमान से बरसते बर्फ के फाहे खुशियों की सौगात जो लाए हैं। सैलानियों का ये उत्सव देखिए, स्नोफॉल के बीच सेलिब्रेशन देखिए, एक दूसरे पर बर्फ की गोलीबारी हो रही है। सेल्फी का दौर चल रहा है। इन यादगार पलों में बेशुमार खुशियां तलाशी जा रही हैं। मनाली में इस सीजन की पहली बर्फबारी है। बेशक इस बार इंतजार लंबा खिंचा, लेकिन इस बर्फबारी ने इन वादियों को खुशियों से भर दिया है। कि हमारा कारोबार भी अच्छा चलेगा, क्योंकि हमारा सारा काम टूरिज्म से ही है। टूरिज्म के रिलेटेड हमारा सारा काम है। जैसे कि अब बर्फ हो गया यहाँ पर, तो अब हमें उम्मीद है कि अब मनाली में टूरिस्ट बढ़ेगा। बहुत अच्छा ओपन स्नो हमें देखने को मिल रहा है और एक बहुत लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हमको यहाँ पे लग रहा है। तो ये स्नोफॉल देख के, जैसे कि मुंबई में तो इतनी गर्मी होती है, यहाँ पे आते ही हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हमारे साथ। वो स्टूडेंट की तो ये बकेट लिस्ट थी कि नहीं, ये बकेट लिस्ट हमारी पूरी हो गई। एंड लिटरली जब स्नोफॉल देखा तो बहुत सारे बच्चों की आंख में तो लिटरली टीयर्स है कि ये लाइक अभी तो यहाँ पे आए तो हमको जैसे कि ना ये स्वर्ग है। बर्फबारी ने मानो पूरी घाटी को अपनी आगोश में ले लिया है। अटल टनल रोहतांग में अब तक 2 फीट की बर्फबारी हुई है, जबकि सोलंग नाला में 1 फीट के करीब, रोहतांग पास में 3 फीट और गुलाबा में 1.5 फीट के करीब ताजा बर्फबारी हुई है। अभी ये सिलसिला जारी रहेगा, लिहाजा कुछ एहतियात भी बरते जा रहे हैं। प्रशासन ने सैलानियों को ऊंचाई वाले इलाकों में नहीं जाने की सलाह दी है। जो भी पर्यटक यहाँ पर आए हैं वो बर्फ का आनंद अपने होटल में बैठकर ले सकते हैं। अनावश्यक रूप से आप बाहर ना जाएं और अपनी गाड़ी बाहर ना निकालें, क्योंकि सड़क की कंडीशन अभी गाड़ियों के लिए अच्छी नहीं है। अब जरा इस नजारे को निहारिए, मानो आसमान से बादल उतरकर जमीन पर चहलकदमी कर रहे हो। खूबसूरती ऐसी जो मन में समा जाए। हिमाचल के चंबा जिले के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है। डलहौजी के लक्कड़ मंडी और डायन कुंड में 2 से 4 इंच तक बर्फबारी हुई है। इतना मजा है हम लोग को, इतना ऊपर तक बर्फ है, इतना मस्त स्नोफॉल है। सब लोग आ जाओ, बहुत मजा आएगा। इट वॉज अमेजिंग। मंडी में भी बर्फबारी का दौर जारी है। यहाँ शिकारी मंदिर, कमरूनाग मंदिर, नेहरी, रोहंडा, पंडार, देवीदड़, चौहार घाटी और इसके आसपास के इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। जाहिर स्नोफॉल से यहाँ के किसान बागवान बेहद खुश हैं। थोड़ा बहुत इसके ऊपर दुष्प्रभाव था हमारी फसलों के ऊपर, लेकिन अब ये बारिश जो है काफी ज्यादा हमारा जो क्षेत्र है उसमें दोबारा इस फसल को ग्रोथ देने में, उसको एक तरह से रिज्यूबिनेट करने में बहुत सहायक सिद्ध होगी। शिमला के कुफरी में भी अच्छी बर्फबारी हुई है।
स्नोफॉल से यहाँ का मौसम तो गुलजार हुआ ही है, सैलानियों की भी चांदी हो गई है। स्नोफॉल देखी, बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बहुत मजा आया। पहली बार देखी ऐसी स्नो, बहुत मजा आया। प्रेडिक्शन तो थे, देख के ही आए थे और प्लान कोइंसिडेंटली हो ही गया एकदम एज पर प्लान, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में अभी बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। हालांकि मौज मस्ती के इस मौसम में सफर के दौरान सावधानी बरतना भी जरूरी है। मनाली से मनविंदर अरोड़ा, चंबा से विशाल आनंद, मंडी से धर्मवीर और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तेज हवा के साथ हुई बूंदाबांदी ने राजधानी के मौसम का मिजाज बदल दिया है। आज भी हल्की बारिश का ये दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए बारिश और कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिशों का दौर जारी है। बूंदाबांदी और तेज हवाओं की वजह से राजधानी के पारे ने गोता लगाया और दिल्ली वालों की ठिठुरन को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज राजधानी में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। वहीं दिल्ली एनसीआर की सर्द सुबह अभी कुछ और दिन कोहरे की चादर में लिपटी रहेंगी। बुधवार को तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने राजधानी के पारे को 4 डिग्री नीचे गिरा दिया। हालांकि शीतलहर की कोई आशंका नहीं है, लेकिन बूंदाबांदी का सिलसिला चलता रहेगा। राजधानी दिल्ली की ही तरह उत्तर भारत के ज्यादातर मैदानी इलाकों का यही हाल है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर भी दिख रहा है और अगले 24 घंटों में तेज और सर्द हवाओं का जोर रहेगा। पंजाब हरियाणा में कुछ एक जगहों पर ओले गिरने की भी आशंका है। साथ ही सुबह और शाम कोहरे का असर भी देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश की समुद्री सीमाओं की निगरानी करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड्स का आज 48वां स्थापना दिवस है। अपने जांबाज सूरमाओं की वीरता को याद करते हुए हम हर साल 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस के तौर पर मनाते हैं। समंदर में कोई आपात स्थिति हो या फिर देश के दुश्मनों की नापाक साजिश, मां भारती के ये सपूत हर पल मुस्तैद रहते हैं। समंदर में होने वाली हर नापाक साजिश को ये पल भर में नेस्ता नाबूद कर देते हैं। समुद्री सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मा हो या फिर समंदर में इमरजेंसी के हालात, ब्लू बैटलफील्ड में दुश्मनों पर पैनी नजर हो या फिर गहरे समंदर में डाकुओं से मुकाबला, वयम रक्षाम सूत्र वाक्य के साथ भारतीय तटरक्षक बल हमेशा मुस्तैद नजर आते हैं। आज भारतीय तटरक्षक बल का 48वां स्थापना दिवस है। देश के समुद्री हितों की रक्षा के लिए 1977 में भारतीय तटरक्षक बल का गठन हुआ था। तब से हर साल 1 फरवरी को पूरी गर्मजोशी के साथ इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। कोस्ट गार्ड की भूमिका पहले भी बहुत थी और अभी भी काफी बढ़ रही है। हमारी जो कोस्ट लाइन है वो करीब बढ़ गई, करीब 11,500 किलोमीटर हमारा ईजेड है, करीब 200 माइल, और हमारे जो कोस्ट गार्ड का जो सर्च एंड रेस्क्यू रीजन है वो 4.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। पिछले कुछ सालों में भारतीय तटरक्षक बल ने समंदर में तस्करी की वारदातों पर लगाम कसी है। अपनी स्थापना से अब तक भारतीय तटरक्षक बल ने 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स जब्त की है। इसके अलावा समंदर के रास्ते घुसपैठ की आतंकी साजिशों को नाकाम करने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। मुझे बताते हुए बड़े गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे जितने भी जहाज और हवाई जहाज हैं वो सब मेड इन इंडिया हैं। उसमें कुछ उपकरण होते हैं जो हमको बाहर से मंगाने पड़ते हैं और वो उपकरण जो हैं अब हम यहाँ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमने इंडस्ट्रीज को चैलेंज दिए हुए हैं, मेक 1 मेक 2 में भी और आईडेक्स के थ्रू भी, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे बड़े शहर हैं, जो इंडस्ट्रियल शहर हैं जैसे राजकोट, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, इन सब जगह हमारी जो टीम जाती है और पता करे कि हमारे ये जो उपकरण जो हमारे बाहर से आ रहे हैं क्या यहाँ स्वदेशी बन सकते हैं
और मैं तो ये बताते हुए खुशी हो रही कि आने वाले कुछ सालों में हमारी जो आत्मनिर्भरता है विदेशी उपकरणों के ऊपर वो और भी कम हो जाएगी। भारत की विशाल समुद्री सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा रहे कोस्ट गार्ड के पास फिलहाल 152 जहाज मौजूद हैं। समंदर में इनकी मदद के लिए 78 हवाई जहाज भी हैं। आगामी 2 से 3 साल में इनकी संख्या में करीब 33% के इजाफे का अनुमान है। मंजीत नेगी, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली वालों के लिए मेट्रो केवल ट्रांसपोर्टेशन का जरिया भर नहीं है, दिल्ली वासियों के लिए मेट्रो उनका गुरूर है। पिछले 21 सालों से अपने सपनों को रफ्तार देती मेट्रो आज दिल्ली की लाइफलाइन कही जाती है। मेट्रो प्रोजेक्ट के शानदार सफर और इसकी खूबियों को जानने के लिए आपके पास भी एक सुनहरा मौका है और सबसे खास बात मेट्रो चलाने का भी। देखिए आप मेट्रो पायलट नहीं हैं और इसके बावजूद भी आप मेट्रो चलाने का ख्वाब देखते हैं तो अब आपका ये सपना हकीकत बन सकता है। दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर डीएमआरसी ने इंटरैक्टिव संग्रहालय प्रदर्शनी लगाई है। यहाँ आपके पास दिल्ली मेट्रो के शानदार अतीत और बेमिसाल भविष्य से रूबरू होने का मौका है। अगर आप दिल्ली मेट्रो के इस एग्जीबिटर में आते हैं जो कि शिवाजी स्टेडियम जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर है, तो आपको पहली बार जो नया एक्सपीरियंस होने जा रहा है, जो नया अनुभव होने वाला है, तो ये है कि यहाँ पर एक सिमुलेटर बनाया गया है जहाँ पर आप खुद बैठकर मेट्रो कैसे चलाई जाती है उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक डेमो मैं आपको दे रहा हूँ कि मैं खुद यहाँ पे बैठ जाऊँ और फिर शुरू करें अगर इसको तो ये किस तरह से शुरू होती। देखिए अब यही ठीक जैसा कि मेट्रो का ड्राइविंग कोच होता है वो है जिसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ इस ड्राइविंग हैंडल को, तो मेट्रो आगे जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। जो पूरा एक ड्राइविंग कोच होता है वो पूरा फील आपको यहाँ पर मिलेगा और जिस तरह से मेट्रो अलग अलग सुरंग से होकर गुजरती है वो सारा अनुभव आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर कई सारी चीजें कर सकते हैं। ये पूरा जो आप देख रहे हैं जैसा वो ड्राइविंग कोच होता है बिल्कुल वैसा अनुभव आपको मिलता है। और देखिए फिलहाल यहाँ से मैं इस जैसे ही इसे रोक रहा हूँ मेट्रो रुक रही है, जैसे मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूँ वो आगे चल रही है और बाकायदा अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि अगला स्टेशन कौन सा है। मतलब आपको पूरा यहाँ से आप एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि कैसे मेट्रो को ड्राइव किया जाता है। ड्राइविंग सिमुलेटर पर मेट्रो चलाने का अनुभव बेहद खास है। दिल्ली मेट्रो का 21 साल का इतिहास अब तक दुनिया भर में बेजोड़ रहा है। डीएमआरसी के नए एग्जीबिशन में दिल्ली मेट्रो की इसी विकास यात्रा को दर्शाया गया है। यहाँ के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम, डिजिटल टूरिस्ट मैप, इंटरैक्टिव क्विज मशीन, मेट्रो के रनिंग मॉडल, अंडरग्राउंड और एलिवेटेड ट्रैक्स को बड़े ही सलीके से दिखाया गया है। ये जो म्यूजियम है हमेशा से ये बताता है कि कितना लोगों ने इसके लिए डेडिकेशन था, लोगों को जिन्होंने बनाया उस समय मेट्रो को शुरू किया, तो उसका पूरा हिस्ट्री अवेलेबल रहेगा म्यूजियम में। प्लस उसमें लोगों को इंटरेस्ट जगाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है मेट्रो की, टेक्नोलॉजी नई तरह की टेक्नोलॉजी है जो निरंतर अपग्रेड करते रहते हैं, तो वो भी लोगों को अवगत रहेंगे कि क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। वो जो हमारी यंगर जनरेशन है स्टूडेंट्स वाली, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनको नॉलेज बढ़ेगी उनकी। और हम लोग अपना सिटी के तो कल्चर और हिस्ट्री के तो हम लोग पार्ट बन चुके हैं। मेट्रो को आज राजधानी दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता है। साल 2009 को पटेल चौक स्टेशन पर दिल्ली मेट्रो संग्रहालय शुरू किया गया था। विजिटर्स के लिए संग्रहालय पहले से ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर बन रहे नए संग्रहालय की भव्यता लोगों को अलग अनुभव कराएगी। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए पहुंच गए हैं लंच टाइम के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत की कही बात। देख लेते हैं आज का विचार। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है।
और चलिए लंच टाइम में आज के लिए फिलहाल हम दोनों के साथ इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।